नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। राष्ट्रधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र चुनावों से पहले जो नारा दिया था उसकी गूंज विरोधियों में तो खलबली मचा ही रही है। बीजेपी के अंदर भी उसने तहलका मचा रखा है। योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने जब योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, हमारा नारा तो पीएम मोदी की ओर से आया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो फिर नया विवाद शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहकर विवाद को हवा दे दी है कि बीजेपी के अंदर डबल इंजन टकरा रहे हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में बीजेपी की हार तय है। इसके बाद यूपी का नेतृत्व भी बदला जाएगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इसके बाद सफाई देते हुए योगी जी को संत बताया और अखिलेश को खरी खोटी सुनाई, लेकिन सियासत को समझने वालों को अच्छी तरह पता लग गया कि क्या कहा जा रहा है और किसका क्या मतलब है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और योगी जी का बढ़ता कद अब पार्टी में नेताओं के बीच दो फाड़ के हालात पैदा करने लगा है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। कल यहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी, वो भी सच्चाई को नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद के बारे में नहीं कहा होगा, नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्रदराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, न प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें। लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का ना वर्तमान है ना भविष्य है, वो समाजवादी पार्टी। उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में योगी जी के नारे ने तहलका मचा रखा है और यूपी से बाहर निकलें तो महाराष्ट्र और झारखंड में के चुनाव में लगातार समीकरण के इर्द गिर्द बुने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज अंबेडकर नगर में थे। वहां उन्होंने लगातार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं।
दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है और अब तो नारे भी टकरा रहे हैं। उनकी कुर्सी हिलाने के लिए अपने ही लोग सुरंग बना रहे हैं। डिप्टी साहब अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। उनका इशारा डिप्टी सीएम केशव मौर्य की तरफ था। दिल्ली का इंजन मतलब बीजेपी के दिल्ली के नेता और यूपी का इंजन मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ जी। ये अखिलेश लगातार एक जो बीजेपी के अंदर की बातें दावा कर रहे हैं। उधर केशव मौर्य ने जो मीडिया में कह दिया, उसके बाद हंगामा और बड़ा हो गया। केशव मौर्य ने कहा कि जो मोदी जी का नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही पार्टी का नारा है और मैं उसके साथ हूं। जब उनसे पूछा गया, योगी जी ने भी तो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उन्होंने कहा इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो केवल योगी जी के नारे के साथ, मोदी जी के नारे के साथ हूं। अब सवाल खड़ा होता है, इससे पहले याद करिए, आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के बाद यूपी कार्यकारिणी की, राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उसमें खड़े होके केशव मौर्य जी ने किस तरह से कहा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। उसके बाद भी ये माना गया कि केशव मौर्य ने कहीं कहीं योगी जी पर हमला किया है और उसके बाद दिल्ली तक वो दौड़ लगाई। इन्होंने बहुत सारी मीटिंगें दिल्ली में हुई, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिले और प्रधानमंत्री मोदी से ही उनकी मुलाकात हुई। हालांकि योगी जी सेफ रहे, बचे रहे, लेकिन अखिलेश यादव बार बार ये सवाल उठाते हैं कि चुनाव निपटने दीजिए, योगी जी इतने सेफ नहीं है। बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी की अंदरूनी राजनीति जो है वो कहीं न कहीं विपक्ष को ये मौका दे रही है। तो जिस तरह से जो महाराष्ट्र चुनाव में योगी जी लगातार जा रहे हैं, वहां भी उनके नारे का विरोध हो रहा है। पार्टी के अंदर ही, बीजेपी के अंदर जो उनके घटक दल हैं, एकनाथ शिंदे जी जो सीएम हैं, उनकी पार्टी के लोग इनकार कर रहे हैं कि वो नारा हमारा नहीं है। एनसीपी अजीत पवार तो खुल के कह रहे हैं कि हमें ये नारा सूट नहीं करता, महाराष्ट्र के समीकरण बिल्कुल अलग हैं, यूपी के समीकरण यहाँ काम नहीं करते। पंकजा मुंडे जो बीजेपी में ही हैं, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी हैं, गोपीनाथ मुंडे जी बीजेपी में बड़े नेता रहे, वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं ये नारा हमारा नहीं है। और पंकजा मुंडे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लोगों में शुमार मानी जाती हैं, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी जो है उनके बड़े अच्छे संबंध थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अशोक चव्हाण साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और राज्यसभा के सांसद बने, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, डिप्टी सीएम फडणवीस साहब ने कहा है कि आपको वक्त लगेगा ये समझने में कि योगी जी क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो हमारे घटक दल हैं, वो चूंकि बहुत समय तक, लंबे समय तक ऐसे लोगों की विचारधाराओं के साथ काम करते रहे हैं जो राष्ट्रवाद को समझते नहीं हैं, इसलिए आज वो योगी जी के नारे को समझ नहीं पा रहे, उनको समय लगेगा। यानी दो धड़े कहीं ना कहीं चल रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, जब फडणवीस साहब इतनी अच्छी व्याख्या कर सकते थे योगी जी के नारे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए वो योगी जी की तारीफ कर सकते थे, उनके साथ बने रह सकते थे, तो केशव मौर्य जी ने ये क्यों नहीं किया? क्या केशव मौर्य जी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ संकेत देना चाहते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने दिल की जो बात है वो छिपा नहीं पाते? ये बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार घूम रहा है। केशव मौर्य जी ने जो कल बयान दिया था उसको लेकर कहीं ना कहीं आज बैकफुट पर भी थे। उन्होंने सफाई भी दी, कहा अखिलेश जी को हमेशा गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं की संगत मिली है, इसलिए साधु संतों के बारे में क्या बोलना है समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा योगी जी संत हैं और संत का अपमान न देश और न प्रदेश बर्दाश्त कर पाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या चल रहा है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, चलते हैं उनके पास। देवेंद्र प्रमुख जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। गुफरान अंसारी जी है, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है गुफरान जी। यश भारती जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील त्रिपाठी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं सुनील त्रिपाठी जी। और चलते हैं, इस पर सवाल खड़ा करते हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। केशव मौर्य जी छुपा नहीं पाते हैं, बहुत सरल दिल के नेता हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बारे में जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि देखिए ये हमारा नारा नहीं है, हमारा नारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। इसी पे अखिलेश जी ने आज बड़ा हमला कर दिया
यहां तक कह दिया कि 2 इंजन टकरा रहे हैं, दिल्ली और यूपी का। क्या है ये, क्यों बार बार अखिलेश जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, टकरा रहे हैं इंजन और कह रहे हैं कि सुरंग बन रही है, कोई चुनाव के बाद जो है कुछ परिवर्तन हो जाएगा? क्या है इसका मतलब? देखिए नवीन सर, कोई कहीं से कहीं तक कोई ना नारे में दिक्कत है ना कोई आपस का विवाद है। अखिलेश जी का एक बार वो काट की हांडी चढ़ गई, उन्हें लग रहा है कि वो इसी तरीके का बयान देते, कभी कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, 400 पार हो गए तो जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसी तरह से वो कहते हैं कि इंजन टकरा रहे हैं। कुछ नहीं, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा परिवार, बहुत शांति के तरीके से। और देखिए जिस तरह मौर्य जी ने आज क्लियर कर दिया, आपने देखा कल जब मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो महाराज जी के साथ खड़े हुए हैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। और कटने और बटने का बयान अगर इस पर बात करेंगे तो नवीन जी ये डिबेट घूम जाएगी। कभी कभार आप देखते हैं कि देश के हालात क्या हैं। सनातन को जिस तरीके से कोसते रहे स्टालिन पिता पुत्र, कांग्रेस के बड़े नेता, और सानिया जी और राहुल तालियां पटकाते रहे, और अखिलेश जी के जो सिले सापार थे महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने जो है रामायण से लेकर गीता तक को नहीं बख्शा, जब वो हथेलियां पटकाते रहे, शाबाशी देते रहे। और जब बंगाल में और बांग्लादेश में हिंदू कट रहा था, हिंदू कुचला जा रहा था, बहुसंख्यक का साथ जो हो रहा था, तब अखिलेश जी राहुल जी नहीं बोल पाते। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर कितना बड़ा बड़ा ट्वीट करते हैं, बटने और कटने की बात करते हैं। भाई अरे तुम लोग कटवाने का काम कर रहे हो, तुम लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हो, बटने कटने के बयान का मतलब समझिए नहीं। ये जिस तरीके से बंगाल में हुआ, क्या इससे कम हुआ? और बांग्लादेश में नंगा नाच कल परसों। अरे बटोगे तो कटोगे, क्या दिक्कत है भाई? बटने के लिए कोई मुसलमान को थोड़ी कह रहे हैं। देवेंद्र जी सवाल यही तो है। देवेंद्र जी आप बात सही कह रहे हैं, आप बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन केशव मौर्य जी मना कर रहे हैं, ये योगी जी का नारा बता रहे हैं उसको। अरे सर वो क्लियर कर दिया नवीन सर, आज जब आप लोगों ने दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब नारा तो देखिए योगी जी ने दिया, तो उसे कैसे मैं कैसे कह सकता हूं मेरा है? वो योगी जी ने दिया, योगी जी का है, स्पेशली है, बहुत बड़ा नारा है। और वो नारे की जो है अपने पूरे देश में कीमत है, उसका मतलब बहुत कम लोग समझते हैं, कुछ लोग ठीक है। आते एक एक बयान सबका ले लूं देवेंद्र जी, फिर लौट के आता हूं यश भारती जी। अखिलेश यादव जी तो बहुत ज्यादा आक्रामक हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं, दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, और अब तो नारे भी टकरा रहे हैं, उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग सुरंग बना रहे हैं, अपने ही लोग। ये क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी? खुल के थोड़ा समझा दीजिए जरा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं वहां इंजन टकरा ही रहे। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री की बैठक में डिप्टी सीएम एक नहीं, दोनों डिप्टी सीएम नहीं आते हैं, दोनों डिप्टी सीएम अलग राह पे चल रहे होते हैं। तो कहीं इंजन गिर रहा है, कहीं आपस में टकरा रहा है, बयानों में समर्थन नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बड़ा स्पष्ट पहले भी कहा, आपने अभी दोहराया कि ये कटेंगे बटेंगे, बीजेपी का बयान नहीं है, यानी योगी आदित्यनाथ का निजी बयान है, उसमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जिनको प्रलोभन भी दिया गया था सामाजिक रूप में, और उनके समाज को भी, कि उन केशव प्रसाद मौर्य जी को इनाम के तौर पे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, बनाना ना बनाना उनका अपना एकाधिकार है, कहां से पर्ची मिली, किसको पर्ची वाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर्ची की उनकी पद्धति है, वो अपने हिसाब से चले, पर्चीबाजी करते रहे। तो वही स्थितियां हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आपने इतने बड़े उदाहरण बता दिए, जो एनडीए के सहयोगी है, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता है, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी है पंकजा मुंडे जी, वो इस बयान से ताल्लुक नहीं रखती हैं, अपना समर्थन नहीं दे रही हैं। ऐसा पूरे देश भर में है। लेकिन क्योंकि जो चीज जहां सूट करे, जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये बना किसी और फैक्ट्री में है और उसके लिए एक नफरती व्यक्ति चाहिए था, तो नफरती व्यक्ति को तलाश के उसके मुख का इस्तेमाल किया नफरत फैलाने के लिए, बांटने के लिए और काटने के लिए। और इनसे जब खुलेआम पूछा जाने लगा, आप मीडिया के साथियों से माननीय अखिलेश यादव जी पूछने लगे, तो ये कहां पहुंच जाते हैं? बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में बट रहे और कट रहे हो। अरे मणिपुर क्यों नहीं पहुंचते भाई, जहां बट रहे और कट रहे हैं?
वहां की देश की आप बातें करोगे, सीमा पार चले जाते हो, और सीमा पार चले जाते हो जब पट रहे हो कट रहे होते हो तो शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से अपने देश में बुला लेते हो, बाकी सबको बटने और कटने देते हो। तो ये कौन सा रवैया है आपका? ठीक है, दोबारा फिर आते हैं, लेकिन बयान यस जी, एक बयान सबका हो जाए। आपके साथी हैं गुफरान अंसारी जी। गुफरान जी, अखिलेश जी के बारे में जब बात होती है तो बीजेपी में केशव मौर्य जी बहुत खुलेआम, आज उन्होंने कहा, कल का बयान था वो योगी जी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, आज बोले गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं की संगत मिली है उनको, इसलिए साधु संतों के बारे में क्या बोलना है उनको समझ नहीं है। योगी संत है और संत का अपमान न देश न प्रदेश बर्दाश्त करेगा। हालांकि उन्होंने कवर किया है, लेकिन कवर करने के दौरान अखिलेश जी पे बहुत तगड़ा हमला बोला है, बार बार गुंडा माफिया, जैसे वो छवि को चिपका देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। वैसे अखिलेश जी बहुत सौम्य राजनेता हैं, हम लोग सब जानते हैं, और इतने सालों की राजनीति में उन्होंने हमेशा दूरी बना के रखी है, लेकिन जो छवि जो है उससे बीजेपी बार बार उनको उसमें लपेट लेती है। तो आप भी उनके साथ हैं, आपके साथ भी वो छवि बन जाती है। जी नवीन जी, गुरफान जी से जवाब ले लीजिए, लेकिन सवाल का जवाब मुझसे भी लीजिएगा, निवेदन है। ठीक है, गुफरान जी पहले आप दे दीजिए जवाब। जी आपने अखिलेश यादव जी पर सवाल किया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हर बार यही लाग लपेट करके गुंडा तत्व, गुंडागर्दी, इसी तरह की बातें करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कितने मुकदमे चल रहे हैं और सरकार ने उन्हें बंद किया, उसको देखकर और माननीय अखिलेश यादव जी को देखकर उनके चरित्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। रही बात, मैं इंडिया गठबंधन के बारे में कहूंगा कि जो नारेबाजी चल रही है और डबल इंजन का दावा किया जाता है, विकास के दावे किए जाते हैं, इस विकास के दावे में इसकी पोल खुद उत्तर प्रदेश से खुलते हुए आ रही है और उसके डिप्टी सीएम खोल रहे हैं। और जिस तरह का नारा आज देश में इसकी हर जगह भर्त्सना हो रही है, केवल जो सेक्युलर वर्ग है, जो लोग देश को एक देखना चाहते हैं, वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह का नारे का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। पहले हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरह के नारे देते थे, आवाज दो हम एक है, इस तरह के नारे देते थे। अब नारे दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उस नारे का समर्थन भारत के प्रधानमंत्री भी करते हैं कहीं ना कहीं, और उनके भाषणों में भी ये दिखता है। उन्होंने भी लोकसभा के चुनाव के समय में कई बार देश को बांटने की कोशिश की है। उन्होंने भी मंगलसूत्र, भैंस, पता नहीं कैसे कैसी बातें करके देश का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की है। वही सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। पर योगी जी जवाब दें कि डबल इंजन की सरकार में इस तरह के जो छात्र आंदोलन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं। आपको सिर्फ देश बंटता हुआ दिख रहा है। जो छात्र एकत्रित होकर आपके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज आप कब सुनोगे? और झांसी में हाल ही में जो हुआ, 10 मासूम बच्चों की जान चले गई अस्पताल में, जिन अस्पतालों में लोग अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, उन्हें इलाज दिलाने के लिए आते हैं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में उन अस्पतालों में जान जा रही है बच्चों की, और आप एक शब्द कहने को तैयार नहीं हो। आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हो, आपके कार्यकर्ता बकरा और बोटी में उलझे हुए हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह की राजनीति में इस देश को धकेल रहे हो। आप दूसरों पर तो आक्षेप लगाते हो, पर आपकी सरकार में आप विकास मॉडल किस तरह का प्रस्तुत कर रहे हो? आपकी सरकार में जब बच्चे जल रहे हैं, उसके दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री के जाने से पहले रेनोवेट किया जाता है अस्पताल को, सड़कों पर चूना डाला जाता है, बड़ी बेशर्मी से दाग ढांकने की कोशिश की जाती है। तो ये संदेश है देश को कि ये जो डबल इंजन है ये उत्तर प्रदेश में ही फेल नहीं हुआ है, ये ट्रिपल इंजन महाराष्ट्र में भी फेल हो चुका है। चोरी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, और वहां जाकर के उत्तर प्रदेश के फेल सीएम, जिन पर डिप्टी सीएम खुद आरोप लगाते हैं, वो बटोगे और कटोगे का नारा देते हैं और खुद बटे हुए हैं अपने नारे पर, जिन पर अजीत पवार भी विरोध में है, मुंडे जी भी विरोध में है, खुद उनके डिप्टी सीएम विरोध में है। तो ऐसे नारे का देश में क्या काम? ठीक है, देवेंद्र जी जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समय नहीं है कि वो नारे बनाएगी, तय करेगी। हम तो जवाब देते हैं। ये हिंदू और मुसलमान देश तोड़ना जोड़ना, इनकी सरकारों में 300 प्लस दंगे हो जाना, 2014 के बाद हिंदू मुसलमान बंद हो जाना, संदिग्ध कोई भी त्योहार हो, दीपावली हो, ईद हो, संदिग्ध वस्तु हो सकती है, छेड़ना नहीं, बम हो सकता है। तो ये सब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये सब खत्म हो गए। अब ये हम पे बात करें भाई, शिक्षा की जवाबदेही हमारी है, सुशासन की जवाबदेही। आज उत्तर प्रदेश में रोल मॉडल के तौर पर भाई देखो क्या क्राइम खत्म हुआ है, बिहार का क्या हाल था। आपकी सरकारों में जो जो सुधार हुए हैं, आज हम हाँ बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं। और रही घटनाएं की, घटना तो आपकी सरकारों में 5 घटी थी, और ये 24 घंटे की बात, जब वो घटना घटी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को संज्ञान लिया था, पूरी रात नहीं सोए। और रात में वहां स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पहुंच गए थे, और पहुंचकर जितनी तत्परता के साथ, आज तक रिकॉर्ड है, किसी सरकार ने उससे पहले से डिसीजन नहीं किया कि मुआवजा तय किया, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की, और रिपोर्ट तलब करने के बाद तीसरी कमेटी और बना दी गई है, और उसमें दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा। घटना किसी के भी साथ घट सकती है, उस पर काम करने का जो तरीका है वो देखिए, सरकार की मंशा देखिए। आप लोगों की तरह नहीं है कि आप क्राइम करवाते हैं, जलवाते हैं प्रदेश को, और ऊपर से पुलिस पर दबाव बनाते हैं। आपने देखा कौवाल मुजफ्फरनगर जला था, जब आपके उप मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? अरे मुख्यमंत्री के सर पर जब टोपी रखकर अखिलेश जी के सर पर और आजम खान जी फोन घुमाते हैं तो पूरा देश जल गया था। ये सब चीज नहीं होती भाई, घटना कहाँ नहीं होती, लेकिन घटना के बाद मंशा क्या है वो देखनी पड़ती है, पूरा देश देखता है। आज हम झांसी में उस परिवार, उन बच्चों के साथ खड़े हैं, एक एक मिनट में खड़े हैं। उनके लिए जो सरकार कर सकती है वो किया है, और जो दोषियों ने बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज हम करते हैं, बोलते हैं तो करते हैं। आप लोगों का हमें यही फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, न बटने की कोई बात, न कटने की कोई बात। ठीक है, जवाब आ गया आपका। कटने का सिर्फ ये मतलब जवाब दिया आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है यश भारती जी, गुफरान जी ने जवाब तो दिया नहीं अखिलेश जी पे जो हमला हुआ था, आप थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में, जो बार बार अपराधी, गुंडे, दंगाई बोलते हैं। नवीन जी उस बात का जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी का साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को कबूल किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही थी कि ये जो नारे हैं कहीं दूसरी फैक्ट्री में बनते हैं, बुलवाने के लिए योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल किया गया है। ये अभी इन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि नारे बनाए। इन्होंने कबूल कर लिया आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा नहीं बनाया, या नारा कहीं से आया और इन्होंने केवल बोलने का काम किया है, इस्तेमाल करने का काम किया। और वो फैक्ट्री कौन सी है, काली टोपी पहनने वालों की बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश और दुनिया जानती है। दूसरी बात, आपने सवाल जो गुरफान भाई से किया था, वो सवाल बनता तो मुझसे था, इसीलिए मैंने इंटरनेट करके निवेदन किया कि उसको जवाब मैं दूंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं लगातार, और आरोप लगा रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी साधु संतों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। या योगी आदित्यनाथ के ऊपर अगर आरोप लगाना मतलब पूरे साधु समाज और संतों पे आरोप लगाना नहीं है। जो चरित्र योगी आदित्यनाथ का है, उस चरित्र की बात हो रही है। जो चोला उन्होंने पहन के रखा है रावण के रूप में, कि है तो असल में रावण, लेकिन चोला पहन लिया है साधु संतों का, तो रावण रूप की तो आलोचना के लिए थोड़ा चयन का ध्यान रखिए, शब्दों का चयन थोड़ा ध्यान आपको यश भारती जी जोश में आकर कम से कम ये ध्यान रखिए कि वो प्रदेश के 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं आबादी के। आई समझ में ये बात, अगर तुम्हारे ना सीखिए नेताओं के लिए कुछ बोले तो जल उठते हो तुम लोग, कम से कम तमीज तो सीख लीजिए। अरे डिबेट पर बैठकर बोलिए, विरोध करिए यार, दम है तो कड़ा बोलिए हमारी तरह। यश भारती जी, तुम्हारे बदतमीज लोगों के लिए बदतमीजी नहीं करते। तुम देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जो टारगेट करते हो, तमीज रखिए ना। ठीक है देवेंद्र, तुम्हारे गुंडे चोरों से बड़ी बड़ी पार्टी, उनको भी मानिए बोल रहे हैं। आपका विरोध स्वीकार कर लिया, मुख्यमंत्री के लिए बदतमीजी कर रहे चैनल पर बैठकर, आपका विरोध स्वीकार कर लिया आपकी निजी हमले बिल्कुल नहीं। यश भारती आगे बोलिए। निजी हमले क्यों नहीं होंगे नवीन भाई, जब परिवार तक हमले हो जाते हैं,
देखिए विचारधारा की बात अलग है, लेकिन व्यक्ति विशेष पे सम्मान नहीं, अखिलेश जी हो या योगी जी हो, किसी के लिए ऊपर हमले हो जाते, वो निजी हमले नहीं होते। पूरे परिवार, जो परिवार वाले हैं, देश में हर नागरिक परिवार वाला है, इनका तो परिवार नहीं है, क्या जाने परिवार का दर्द। बच्चों पे जिनका नामकरण नहीं हुआ, ये साधु संत और ये सनातनी धर्म की बात करते हैं, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, जिनका कोई नाम नहीं था, वो बच्चों ने दुनिया खो दी। परिवार है, हमें सिखाते परिवार नहीं है। और मुख्यमंत्री मंगेश यादव की बात नहीं होती, वहाँ क्रिमिनल की बात नहीं होती, वहाँ दंगाइयों की बात नहीं होती, वहाँ सबके साथ सबके विकास की बात होती है। भाई 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, कौन कहता परिवार नहीं है? अरे 150 करोड़ 140 करोड़ लोगों का परिवार है देश के प्रधानमंत्री का, दुनिया के टॉप लीडर्स हैं, कैसे परिवार नहीं है? कैसे परिवार? ठीक है देवेंद्र जी अभी मौका दूंगा उसको, मैं आपके टीवी चैनल पे नहीं कर पाऊंगा नवीन जी। नहीं, आप निजी हमले मत करिए, बाकी अपनी पार्टी की बात रखिए, बोलिए। मैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं, उसी तरीके से दे रहा हूं जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। अगर वो मेरी बात भाषा गलत है तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं होगी प्रतिक्रिया नहीं होगी। और मैं तो वही बातें कह रहा हूं जो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें संगत का असर हुआ है, तो 2022 का चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी के आज जो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी के साथ लड़ा था, वो कहते थे चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाएगा। अगर ये भाषा शोभनीय है तो क्यों कैबिनेट मंत्री बनाया ओपी राजभर जी को? मेरी भाषा गलत लग रही है? खुलेआम पूरे चुनाव प्रचार में चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाएंगे यो या और क्या क्या बोला था। मेरी भाषा शोभनीय है तो कैबिनेट मंत्री किस इनाम के रूप में दिया है? यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा संगति में रहे थे, ये नहीं कहा था कि अखिलेश जी पे आरोप नहीं लगाया था, आप सीधे योगी जी पे आरोप लगा रहे हैं। संगत ओपी राजभर जी की, संगत ओपी राजभर जी की 22 में चुनाव लड़ा, आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। और उन्होंने क्या नारे दिए थे, क्या भाषण दिए थे? चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजा, तो घंटा बजाओ, मंदिर में जाओ, सन्यासी बनो। लेकिन चोला पहन के जो अहंकारी रूप में रावण बनोगे, तो दशहरा में जिस तरीके से रावण को याद किया जाता है, उसी तरीके से अहंकारी रूप में योगी आदित्यनाथ जी को याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में ही जिस तरीके से आलोचना हो रही है उनके बयानों की, उनके चरित्र की, उनके व्यवहार की, ये हम लोगों के साथ तो है ही। हम तो हर गलत काम को रोकने की बात करेंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके खिलाफत पे हो रहे हैं तो ये सोचना उनको है। और मैं वही बयान दे रहा हूं, जब लोकसभा में ये रोते हैं, इनका चरित्र रहा है, लड़ने की हिम्मत इनमें नहीं है, संघर्ष की हिम्मत नहीं है, सुविधा की राजनीति करते हैं, जनहितैषी की बात नहीं करते हैं। लेकिन यस जी, मेरा सवाल ये था कि जो छवि जो है बार बार चिपकाई जा रही है समाजवादी पार्टी के साथ, वो जो है उससे निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बार बार वही बात, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बार बार वही छवि लगाई जाती है। नवीन जी, छवि तो इसीलिए चिपकाई जा रही है क्योंकि पीडीए का नारा है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों का नारा है। केशव प्रसाद मौर्य जी कौन है? बेचारे लगातार तकलीफ महसूस कर रहे हैं। किस तरीके का बर्ताव किया जाता है? मुख्यमंत्री के साथ में स्टूल में बैठा दिया जाता है। एक वर्मा जी को अभी पिटाई है सरेरा कोतवाली के अंदर, कचहरी के अंदर पुलिस के संरक्षण में पिटाई हुई है। पीटने वाले को माला पहना करके स्टेज पे वाह भाई जिंदाबाद किया जाता है, कौन आया शेर आया कहा जाता है। तो ये पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आदि आबादी के साथ में, शोषित वंचितों के साथ में इस सरकार में जो हो रहा है, उस नारे से घबराए जब उनको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें समर्थन मिल रहा है, प्रभु राम का आशीर्वाद मिल रहा है अयोध्या फैजाबाद सीट से, ये उससे घबराए हैं। बटेंगे और कटेंगे तो ये आपस में बट और कट रहे हैं। ये किसको काटेंगे बाहर? ये देश की जनता को काटने का काम करें, जिस तरीके से अभी इन्होंने झांसी में किया। 500 बेड का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया था, तैयार खड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि श्रेय चला जाएगा समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव। ठीक है यस जी, आपके अब सबकी बातों का जो जवाब सुनील त्रिपाठी जी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए
महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा नारा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है वही है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि बाद में उन्होंने बचाव भी किया है, लेकिन राजनीति में बातों का बहुत गहरा मतलब निकाला जाता है और अखिलेश जी कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ एक बार फिर चलते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, नेता बीजेपी के, गुफरान अंसारी जी हैं, नेता कांग्रेस के, यश भारती जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और सुनील त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील त्रिपाठी जी, जिस तरह से आपने सुना, सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनी, सबने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। अखिलेश जी लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभाएं कर रहे हैं और बार बार योगी जी को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लखनऊ और दिल्ली के इंजन टकरा रहे हैं बीजेपी में, और केशव मौर्य जी ने उनको मौका दे दिया है। अब आपको लगता है कि जो बीजेपी के अंदर चल रहा है वो चुनाव में कहीं ना कहीं दिखने वाला है, या कुछ उसका असर होने वाला है, या पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए नवीन जी, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, थोड़ा हमको समय दे दीजिएगा जी। पहली बात, मैंने सारे प्रवक्ताओं की बात सुनी, लगभग सारे लोगों ने कहा कि नफरत का बाजार फैला हुआ है। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि कोई राजनीतिक ऐसा दल नहीं है जो नफरत की बाजार न लगाए हो। मैंने राजनीतिक दौर वो भी देखा कि सदन में राजनेता लड़ते थे, झगड़ते थे और शाम को फिर एक जगह बैठते थे या कैंटीन में आकर साथ चाय पीते थे। आज राजनीति जो हो गई वो व्यक्तिगत दुश्मनी का केंद्र बन गई है। समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो सनातनियों को टारगेट कर रही है, भाजपा की हम बात करें तो अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। इस देश की राजनीति धर्म में और जात में बट गई है। ये देश के लिए, भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जहां जिस देश में जाति और धर्म बढ़ता है उस देश का भविष्य अंधकार में होता है। आज चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे कर्नाटक बात कर लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे पूर्व चुनाव बात कर लीजिए, सब जगह केवल जाति और धर्म रह गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और केशव जी की जो आप बात कर रहे हैं नवीन जी, एक जंगल, एक छोटा चुटकुला सुनाऊंगा आपको 2 मिनट 1 सेकंड लिए। एक जंगल में 2 हाथी थे। एक शेर सोच रहा था जल्दी जल्दी मैं इनको नोच लूं, तो कभी इससे कहे कि ये कम ताकत में है, कभी तुम ताकत ज्यादा हो, आपस में भिड़ाने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन हाथियों ने सोचा कि हम लोग लड़ाई करना शुरू कर दें और शेर हमारे बीच में आ जाए। उस दोनों ने यही किया, शाम को झगड़ा किया। शेर सोचा अब तो कोई बोलेगा नहीं, शेर झगड़े बीच में आया, शेर की टांगे नोच दी दोनों हाथियों ने। तो ये देखिए भाजपा की जो स्थिति है, बहुत दिन से लोग अनुमान लगाए हैं कि भाजपा में 2 इंजन टकरा रहे हैं। मेरी समझ से इस चुटकुले को आपने दिल्ली का हाथी और लखनऊ का हाथी बताया है। नहीं, ये मैंने नहीं बताया नवीन जी, लेकिन आप समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौन है क्या है, अखिलेश जी भी और योगी जी भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं कहीं का। रही बात केशव जी की, देखिए आपने पूर्व में भी देखा, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अलग हुए थे, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी। उनका क्या हाल हुआ? नेताजी अपनी पार्टी चलाते रहे, उधर उधर भटकते रहे। बाबू कल्याण सिंह जी भी भाजपा से अलग हुए थे, क्या हाल उनका हुआ? तो अगर केशव मौर्य जी इस स्थिति में आते हैं कि भाजपा से हम अलग हो जाएं, तो इस चुनाव में भी उनका हाथ देखा इस प्रदेश के लोगों ने, और भविष्य में भी उनका भविष्य क्या होगा? अलग क्यों होंगे? वो तो सीएम की कुर्सी पे दावेदारी कर रहे हैं, वो अलग कहां जा रहे हैं? जो कयास लगा रहे हैं, पहले जुड़ी चर्चा हुई कि हमारे वहां आ जाइए और आपको ये मिल जाएगा, ऐसी चर्चाएं हुई नहीं हुई? बताइए।
चैनलों में डिबेट तक हुई। वो तो अखिलेश जी को ऑफर दे रहे हैं कि हमारी बीजेपी में आप आ जाइए। अखिलेश जी ने पहले उनसे कहा था कि हमारी पार्टी में आ जाइए आप। समुद्र से निकली हुई नदी का कोई महत्व नहीं होता है नवीन जी। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये समुद्र है, इससे छोटे छोटे लोग निकल भी जाएंगे तो इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जो हमारे मित्र कह रहे थे कि सब एक साथ रहें, उनसे मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं कि बांग्लादेश में ढाका की रैली ने पूरी दुनिया ने देखा, जो रैली वहां संपन्न हुई कि हिंदुओं को स्लॉटर हाउस भेज दो। मैं धर्मगुरुओं से भी निवेदन करना चाह रहा हूं और हिंदू के रक्षक जो बने हुए हैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अब बांग्लादेश में जो हिंदू काटे जा रहे हैं या काटने के संदेश आ रहे हैं, कौन उनका विरोध कर रहा है? अगर आप एक साथ रहने बात करते हैं तो हम आपके लिए खड़े हों, आप हमारे लिए खड़े हों, और अगर नहीं खड़े होंगे तो चाहे जो देश हो 47 में क्या कटे बटे नहीं कि लोग बताइए हमको। आप पूरे देश ने देखा जो नफरती दौर तैयार किया जा रहा है इस देश में, वो निश्चित रूप से बहुसंख्यक समाज के लिए खतरा है। मैं भी मानता हूं, मैं भी बहुसंख्यक समाज से आता हूं, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं। एक बार बांग्लादेश के हिंदू के लिए कर दीजिए, मुझे लगे कि आप मेरे भाई हो, गंगा जमुनी सभ्यता आपके अंदर तैनात है, आप इस बात पर चर्चा करिए कि वहां हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। क्यों? वो भाई नहीं है, अपने हिंदू नहीं है, कोई चर्चा उस पर नहीं करना चाह रहा। कोई कर रहा हो कांग्रेस से लेकर बताइए हमको। कश्मीर में हुआ, और कश्मीर के आज कश्मीरी पंडित कितने सालों से 89 के बाद से आज तक दिल्ली की सड़कों मारे मारे घूम रहे। भाजपा सरकार भी रही तब भी वहां स्थापित नहीं कर पाई। कांग्रेस से कोई बात ही नहीं मैं करता हूं, क्योंकि कांग्रेस तो सदैव उसके जो बयान आए हैं अभी तक वो सनातनियों के विरोध में आए हैं। मुझे तो लग रहा है नवीन जी, इस देश के राजनेता इस देश के दो फाड़ करना चाह रहे हैं, एक बहुसंख्यक समाज, एक अल्पसंख्यक समाज। और कटे और बटे का मेरा अपना अनुमान है कि जो नारा योगी जी का विरोध कर रहे हैं उसको हमदर्दी अल्पसंख्यकों से भी है कि उनसे वोट लेनी है, कुछ को बहुसंख्यकों से भी है इसलिए उनको वोट लेनी है। लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, इन्हीं समीकरणों के बीच में उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो मुरादाबाद की कुंदर की सीट की हो रही है, जहां पर 60% मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम वोटर हैं और बीजेपी वहां बढ़त का दावा कर रही है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी वहां पे आगे है और बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी को वोट देने जा रहा है इस बार जो है। और अखिलेश जी खुद परेशान है, वो कह रहे हैं कि वहां वोटरों को निकलने नहीं दिया जाएगा और अभी से फोर्स ला के डराने की कोशिश की जा रही है। ये समीकरण कुछ और ही कहानी कहता है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। देखिए नवीन जी, इस देश का ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं 80% मुसलमान भारत के साथ हर तरह से खड़ा है, जो कठिनाइयां हो कंधे से कंधा, लेकिन 20% जो कट्टरपंथी देश में आ गए हैं वो 80% मुस्लिम भाइयों के ऊपर भी आक्षेप लगवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या भाजपा का जो नारा पहले था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस नारे के तहत भाजपा ने कभी ये कहा कि हिंदुओं को अलग राशन मिलेगा, हिंदू सुविधाएं अलग मिलेंगी, मुस्लिमों को अलग मिलेंगी, सिखों को अलग मिलेगी? नरेंद्र मोदी जी ने बात कहीं कहीं बता दीजिए जो सुविधाएं। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें जो है राजनीति से बनाई गई हैं। इससे पहले भी इस देश में सभी धर्म समुदाय जाति के लोग रहते थे, लेकिन जिस तरह से जाति बंटवारा हुआ है, धार्मिक बंटवारा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति ज्यादा दिखाई देती है। फिलहाल गुफरान अंसारी जी, अगर आप लोग जातिवाद की दीवार इतनी चौड़ी ना कर दें, इतना जो है अलग अलग फार्मूलों से जो है जातियों का बंटवारा ना करें, तो बीजेपी को ये मौका नहीं मिले इस तरह के नारे देने का। आप लोग भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ के उकसाते हैं और चूंकि चुनाव सबको जीतना है इसलिए उनकी मजबूरी है, वो भी ऐसे नारे निकाल लाते हैं। अब प्रयोगशाला चाहे जहां की हो। देखिए नवीन जी, मैं ये जो विश्लेषक महोदय कुछ सवाल कर रहे बातें कर रहे थे उस पर भी जवाब देना चाहूंगा, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहले मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूं कि जातिवाद पर आपने सवाल किया। कांग्रेस जातिवाद की बात ना करे तो फिर इनको मौका ना मिले, ये बटोगे तो कटोगे की बात करें, ये आपका सवाल है। सही हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने कभी जातिवाद की बात नहीं की है, कांग्रेस ने सबकी बात की है, पूरे देश की बात की है, देश के हर जनमानस की बात की है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को खलती है, क्योंकि इस देश में जिस तरह से अभी विश्लेषक महोदय ने 80 और 20 का बंटवारा कर दिया अल्पसंख्यक समाज का, अभी कह दिया नहीं, मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूँ 80% लोग भारत के साथ खड़े हैं, मैं बंटवारा नहीं कर रहा हूँ। 20% लोग हैं जो सनातनियों का विरोध करते हैं और हिंदू के आयोजनों पर पत्थर फेंकते हैं। मैं 80% मुसलमान को सलाम करता हूँ देश के। मैं राजनेता नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं।
मेरा बयान सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आप लोगों की यही मुझे वोट नहीं लेनी है। 20% मैं कह रहा हूँ देश के साथ वो अपनी बात क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 80% लोग जो है सुननी पड़ेगी जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मेरी बात गलत खंडन न कीजिए, मैं निवेदन साथ कर रहा हूँ आपको। वीरता से विश्लेषण करते हैं तो सुनिए एक बार। पहले मैंने ये नहीं कहा कि 20% मुसलमान अलग है, 80%। मैं कह रहा हूँ फिर भी सुन लीजिए एक मिनट कि 80% मुसलमान भारत के साथ हर तरह खड़ा है। मैं सलाम करता हूँ उस मुसलमान को। आप मेरी बात सुनिए, आपका हो गया। सुन लीजिए। के प्रवक्ता अभी जो बैठे हुए हैं देवेंद्र जी, इन्होंने कहा कि ये नारे हमारे पास नहीं आए, हम तो वैसे ही नारे लगा रहे हैं, हमारे पास नहीं बने हुए। और फिर वो नारे का क्या, जब सबका साथ सबका विकास की बात की थी, ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या ये नारा भी आपके पास नहीं आया था, आपने नहीं बनाया था? केशव प्रकाश मौर्य जी कहते हैं मैं इस नारे का समर्थन करता हूं और उसका नहीं करता हूं। तो चलिए इसी नारे पे बात कर लेते हैं। सबका साथ सबका विकास, क्या ये खोखला नारा नहीं साबित होता है? क्योंकि छात्र सड़कों पर है, मासूम बच्चों की उत्तर प्रदेश में जान जा रही है, महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, गरीब किसान हर वर्ग परेशान है, केवल कुछ अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और वो खुश हैं। उन्हीं के साथ बैठ के सरकारें गिराए जाने की मीटिंग की जा रही है, उन्हीं को धारावी की जमीनें दी जा रही है, उन्हीं की नजर झारखंड में है। तो ऐसे लोगों को आप फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास की असल राजनीति तो कांग्रेस कर रही है, इंडिया गठबंधन कर रही है, क्योंकि वो सबके बारे में बात कर रही है। और जो आर्थिक विषमता इस देश में पैदा हो गई है उसके खिलाफ में जातिगत जनगणना की बात कर रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना अगर इस देश में होगी तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किनको कितनी हिस्सेदारी है ये पता चल जाएगा। अब मैं दूसरी इनकी विश्लेषक महोदय की बात का जवाब दूंगा। कांग्रेस पे अनर्गल आरोप लगाना बहुत आसान है। एक भी बात कह दे कि कांग्रेस ने सनातन या किसी धर्म विशेष के खिलाफ में कोई टिप्पणी की है, कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल से एक भी बात कह दे तो मैं मान जाऊंगा। झूठे आरोप नहीं, ये आपकी मीडिया की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दावा नहीं है, ये सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी मंगलसूत्र और मुस्लिम की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। भारत में आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में 2 दिन से इंटरनेट बंद है, इसकी कौन जवाबदेही लेगा? मणिपुर में किसकी सरकार थी, कौन जवाबदेही लेगा? आपको मणिपुर नहीं दिखता, आपको झांसी नहीं दिखता, आपको बांग्लादेश दिखता है, पाकिस्तान दिखता है। पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए मोदी जी जाते हैं, राहुल जी नहीं करते हैं। आप कांग्रेस से सवाल करते हो, कांग्रेस इस देश अभी नहीं है, बहुत जल्दी होगा महाराष्ट्र चुनाव के बाद। कांग्रेस से आपको सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में होगी और सबके साथ जातिगत जनगणना भी कराएगी, सबको अधिकार भी दिलाएगी, ये बात होकर रहेगा। और राहुल जी, प्रियंका जी ने भी ये बात आज कही है। प्रियंका जी ने कहा है कि मोदी जी बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कितनों का साथ दे रहे हैं? क्यों किसान रो रहे हैं महाराष्ट्र में, क्यों आदिवासी रो रहे हैं झारखंड में? बताए ना, आप सबका साथ और एक आदमी के विकास में लगे हैं और इसका विकास इतना हो रहा है कि देश का आधा हिस्सा उसके हाथ में कर दिया आपने। जिसको कुछ सुई बनाते नहीं आता था उसको एयरपोर्ट से लेकर सारा काम उसको दे दिया आपने। एक आदमी के पीछे सरकार चल रही है और आप कह रहे हैं ना कि एक रहोगे तो ये उसी एक आदमी की गुफरान जी आपकी बात आ गई है, अडानी की बात की जा रही है। और स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता पूछे कि उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर किसान कितना परेशान है, किस पार्टी ने किसान के इस आंदोलन में सहयोग किया है और खाद कैसे किसानों को मिलेगी, इसकी कोई चर्चा कर रहा हो? बताइए गुफरान जी कहना चाहेंगे इस पर? आपने जो सवाल किया या माफी मांगी है किस पे अनर्गल आरोप आपने लगाया है, ऑटो चक्कर पड़े हुए किसान के साथ कौन खड़ा है? मेरा एक सवाल निवेदन साथ है आपसे, बताइए आप कब किसानों को खाद दिलाएंगे उत्तर प्रदेश में? फिर से बोलिए, मैं सुनूं, मैं कांग्रेस का जवाब देता हूं। मैं मानकर कह रहा हूं कि किसानों की सारे लोग चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान है, कालाबाजारी हो रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस किसान के साथ वर्तमान में कौन राजनीतिक दल खड़ा है और कौन कह रहा है किसान को डीएपी खाद दिलाएंगे जिससे किसान अन्न अपने खेतों में बो सके? अरे भैया विश्लेषक महोदय जी, आप निरंतर देख रहे हैं किसानों के साथ जो रुख इस सरकार का है। किसान खास मारा घूम रहा है और आप लोग कहां काम कर रहे हैं हमको तो नहीं दिखाई पड़ा है। वो
पूरी तरह से घेरिए पुरजोर सरकार तरीके को, से घेरिए विधानसभा को, किसान खाद दिलाएंगे हम, अन्नदाता की को ताकत उत्पादन नहीं होगा, कैसे अन्नदाता पालेगा हमको? आपको मैं निवेदन साथ कह रहा हूँ। ठीक है गुफरान जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है, ठीक है, आप उस पर जाना नहीं चाहते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, बड़े गंभीर आरोप लगाए गुफरान अंसारी जी ने। वो कह रहे हैं कि देखिए जाति जनगणना का मुद्दा है, प्रियंका गांधी जी मंच से चैलेंज कर रही हैं मोदी जी को, आइए अगर आप कराना चाहते हैं तो आप मंच से वादा करिए। महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, झारखंड का चुनाव चल रहा है, लेकिन वादा कोई नहीं कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का एक एक जवाब दूंगा, सिर्फ एक ही मिनट में दे दूंगा जी। नवीन सर बोलिए। पहली बात तो हमारे मित्र जो है जिस तरह से हमको घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जाति की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, कांग्रेस जो सबके साथ विकास की बात करती है, तो इनको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जाति और अलग अलग जो जनगणना वो यही करते हैं। सबका साथ और सबके विकास की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ इसी वजह से बात नहीं कर रही है कि हम मुसलमान को भी जितनी स्कीमें हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश में, जो स्कीम हिंदू के लिए है, सिख के लिए, ईसाई, मुसलमान, उसमें सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है। ये तथ्य है, प्रमाण है। दूसरी बात, आप जो आपने किया 84 के दंगे में जिस तरह से सिख समाज को काटने का काम किया आप लोगों ने, वो घटना याद है? वो 75 याद है? 70 वर्षों तक देश में कौन कौन सा नंगा नाच नाचा? अरे ये कांग्रेस ने किया था या किसने किया था? तोड़ने बरोड़ने की बात, देश के टुकड़े करने का जो प्लान आप लोगों ने खसेड़ा, जिस दिन से आजादी हुई है उसी दिन से आप जो है दलाली कर रहे हो। जो सीमाओं की बात हुई है, अरे अरे अल्पसंख्यक के साथ खड़े होकर तुमने हमेशा सनातन को गाली दी है। और सोनिया गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि क्या होता है राम सेतु और क्या होता है राम। आपकी बात बता रहा हूं मैं आपको, और आज तक खड़े होकर बता रहे हैं, आज भी सनातन के लिए जिस तरह से तुम्हारे मुख्यमंत्री और उनके पुत्र स्टालिन, ताजा बात बता रहा हूं, जब सनातन को गालियां दे रहे थे तो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और सोनिया का किसी का दिल नहीं पसीजा। आप नहीं करते बात? अरे आप लोग ही तो करते हैं, हिंदू मुसलमान आप लोग ही तो जलवाते हैं। हजारों दंगे हैं आपकी सरकारों में, हजारों दंगे। 2014 के बाद बताने कहाँ टूट रहा देश? अरे बात कर रहे हो आप मणिपुर की? मणिपुर पर जलवा कौन रहा है? मणिपुर पर ईसाईवाद और हिंदूवाद कराने का काम करने गया राहुल गांधी। 5 हुए दंगे पर जलवा कराया राहुल गांधी। कहीं ईसाई के साथ खड़े, कहीं मुसलमान के, और बहुसंख्यकों का विरोध करते हो। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, सुनिए गौर से बता रहा हूँ, यूपीए और रन का बात, कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार या अल्पसंख्यक का है। किसकी औकात है भाई? अरे तुम अल्पसंख्यक की बात करते हो, क्या बहुसंख्यकों के देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं बहुसंख्यकों की बात करते हो गलत है? अरे शर्म आनी चाहिए, एक भी तथ्य नहीं है आपके पास बोलने के लिए। कहने टीवी डिबेट पर आ जाते हो, कुछ लेकर आइए। एक एक सब सबके साथ बोला है, अगर एक भी गलत हो तो डिबेट छोड़ दूंगा, और तुम्हारा सच है तो भी डिबेट छोड़ दूंगा। क्या कर आए आप लोग? अरे मैंने बताया 84 उठाइए, किसने देश जलाया? 75 उठाइए, किसने देश जलाया? बताइए किसने जलाया? अरे माइनॉरिटी संसाधनों का पहला अधिकार किसका है? भारत के संसाधनों पर किसने बोला? क्या मोदी जी ने बोला कहीं? क्या मोदी जी ने बोला कहीं? पार्टी और आरएसएस का नहीं है। अरे छोड़िए इन बातों को, बैठ जाते चैनल पर आकर, यार कोई बात करते हो आप लोग। ठीक है देवेंद्र जी, हम दूध के धुले हुए हैं। ठीक है, जवाब देना चाहते हैं। इस देश में पूरी दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया है। कितने लाख करोड़ के घोटाले, 2G लेकर सेफ्रॉन घोटाला, कितने कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, और सारी पार्टी जमानत पर है, फिर बोलते हो। एक भी नेता नहीं बच रहा कि जो जमानत पर बाहर न हो, और देश के प्रधानमंत्री की बात करते हो। जिन पर एक भी तक नहीं है। 20 वर्षों से लगातार, आज 25 वर्षों का कार्यकाल चल रहा है उनका। ठीक है देवेंद्र जी, आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। आपकी बात आ गई देवेंद्र जी, आपकी बात आ गई है। थोड़ा गुफरान जी का जवाब देंगे। गुफरान जी जवाब संक्षेप जवाब देंगे। जी नवीन जी, मैं फिर से यही कहूंगा कि ये जितने झूठ फैलाने की कोशिश करते थे, अब अरे झूठ हम नहीं फैलाते,
मैंने एक एक चीज बोली है, मैंने सबके साथ बोली है। सोशल देखिए विश्लेषण के तौर पर बैठे हैं, विश्लेषण कर देंगे हमारे मित्र बहुत अच्छे से। आप सुन लीजिए, सुनील जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, लेकिन आपको मिर्ची लगती है। आप लोगों की तारीफ अगर कोई ना करे विश्लेषण तो आप सीधी लड़ाई लड़ते हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण कोई भी विरोध में बोलेगा तो पूरी बात सुनते हैं हम लोग, कभी नहीं लड़ते। ठीक है देवेंद्र जी, सुन लीजिए। बात नहीं करते। अब आप किसी अपने वादे की याद नहीं दिलाते। महाराष्ट्र में किसान रोते हुए कह रहे हैं कि हमें अपने फसलों के असली दाम आप नहीं दे पा रहे हैं। जो वादे आपने किए थे वो तो छोड़ो, एमएसपी से नीचे खरीदी आप रहे हैं। देश की जनता का विश्वास था, जब तो आए हैं भाई तीसरी बार। देखा है कि हम एक रहेंगे और डटे रहेंगे, सरकार की पोल खोलते रहेंगे। एक रहेंगे, पूरा देश एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश की आत्मा है, एक है। ये देश बटेंगे तो खबरें और इस तरह से झूठ फैलाने, अभी मैंने विश्लेषक से भी कहा कि आप ठीक है देवेंद्र जी, आपकी बात आ गई है। एक बार बताएं कि कब कांग्रेस ने किसी धर्म विशेष के खिलाफ में बात की है। ये झूठ फैलाएं, लेकिन एक सच साबित नहीं कर सकते। ठीक है गुफराज जी, ये बहुत पुरानी बातें, बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है। टू नेशन थ्योरी सपोर्ट करने वाले आरएसएस आज लोग देश को लड़वाने की राजनीति करते हैं। ठीक है गुफराज जी, हमको आगे बढ़ना है। देवेंद्र जी अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यश भारती जी कुंदरकी की बात कर रहे थे। कुंदरकी, अखिलेश जी कह रहे हैं वहां सेना फ्लैग मार्च कर रही है, वहां दबाव बनाया जा रहा है, वहां पर जो है 60% मुस्लिम वोटर है और वहां पर भी रामपुर जैसा हाल करेंगे, वहां भी वोट नहीं देने देंगे। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम वोटर इस बार वहां बीजेपी को वोट देने जा रहा है, पहली बार मेरे ख्याल से पिछले 3 बार से तो लगातार आप लोग जीत रहे हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुकाबला कड़ा है। देखिए, हर व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है, वो किसको वोट देना चाहता है, यही तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हम किसी वोट पे अपना अधिकार नहीं जताते, हम तो समर्थन मांगते हैं, हम तो जुड़ेंगे और जीतेंगे के नारे देते हैं, हम साथ रहेंगे आगे बढ़ेंगे के नारे देते हैं। अखिलेश जी क्यों डरे हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, आपने जब से कार्यक्रम शुरू हुआ मुझे बोलने नहीं दिया, बिना रोके टोके मेरा कोई बात पूरी नहीं होने दी, और जिस बात को मैंने कहा उसको काटने का काम जरूर हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी को आपने रोकने और टोकने का काम नहीं किया। मैं बहुत देर शांति से बात सुन रहा था, जो आप लड़ाई लड़वा रहे थे उसको भी मैंने देखा, वहां भी आपने रोकने टोकने का काम नहीं किया, लेकिन मैंने जरा सा शुरू किया और आपने रोकने आपको रोकने का टोकने का काम नहीं किया, आपने पूरा वक्तव्य पूरा किया। आपने अखिलेश जी के बारे में 2 बार आपने बोला है। यस भारती जी, झूठे आरोप मत लगाइए, चैनल पे बैठे हैं आप, पूरी रिकॉर्डिंग है इसकी। शुरुआत में बहुत अच्छा बोले हैं आप और सबको बराबर मौका दिया है, और जब सवाल उठता है उसका जवाब लेने की जिम्मेदारी होती है, और गुफरान जी को पूरा मौका दिया है। ऐसा 2 प्रवक्ता आप लोग बोल रहे हैं पार्टियों के, अभी आपको फिर मौका दे रहे हैं, आप बोलिए। मैं आपने खुद दोबारा प्रमाण दे दिया कि मुझे बोलने नहीं दिया, आपने फिर रोक दिया। रोकेंगे आप गलत बात करेंगे, जवाब नहीं देंगे क्या? आप बोलिए अपना जो आप कुंदरकी बोलना चाहते हैं। तीसरी बार आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। मैं कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मुझसे गिरिक मत करिए। आपकी बात रखिए। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, बोलिए यश जी, बोलिए। और आप हर बार चैनल में आते हैं, बुलाए जाते हैं, हम ही बुलाते हैं आपको। हाँ, आप मेरी बात को आखिरी में काट सकते हैं ना, अंतिम तो आप ही को करना है। बोलिए। तो मेरी बात तो आने दीजिए ना, आपको सूट कर रही है नहीं कर रही, अच्छी लग रही बुरी लग रही, आपको ही बात करनी है उस पर। नहीं, आप क्लिप काट के अपने सोशल मीडिया पर लगाएंगे, उस पर दिखाएंगे आप जो है कि देखिए ये चैनल में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए बीच बोलना जरूरी होता है। आप मुझे 6ठी बार रोक रहे हैं मेरी बात। चलिए आप बोलिए, आप पूरी बात नहीं आने दे। तो जो बात आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डरे, आपने शब्दावली जो इस्तेमाल करी कि फिर डर क्यों? भाई हम अपनी बात रख रहे हैं, जनता के बीच में बात रख रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, जो समर्थक हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से रेड कार्ड इशू करे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों के रेड कार्ड इशू किए वो दिखा दीजिए, मांगिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि किसी को रेड कार्ड इशू किया, हाउस अरेस्ट किया हो, और समाजवादी पार्टी में जिन लोगों को रेड कार्ड इशू किए हैं, हाउस अरेस्ट किया, उनका कारण बता दीजिए। क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, नेता है, राजनेता है, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, उनका प्रभाव है? अरे तो वीडियो आपके पास हो या कोई रेड कार्ड हो तो दिखाना शुरू करें। आप कितने लोगों को दिए गए अब तक? ये चैनल है भाई, कुछ भी बोल दो। कितने अरेस्ट हाउसिंग हुई है, उनका कोई वीडियो हो आपके, होता मंगवा लीजिए, अभी फोन पर भी डिबेट चल रही है।
उनकी बात सुन और लीजिए। कोई रेड कार्ड हो कितनी संख्या में वो भी एक बार कर दीजिए, फिर बीजेपी का हम दे देंगे आपको। ठीक है, बोलिए बोलिए यश भारती जी। नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कितनी क्षमता है सत्ता में बैठने के बाद भी सुनने की और जवाब देने की। आपने उन्हें मौका नहीं दिया होगा, इसलिए बार बार मेरी बात काट रहे हैं वो। तो जो हम कह रहे हैं उस बात का प्रमाण दे दें। लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव था, उनके घर में पुलिस भेज दी गई थी प्रत्याशी की, किस तरीके से उनके निकलने पे पाबंदी लगाई गई थी, सबने देखा है, अभी भी हुआ, कल भी ये घटना घटी है। तो जिस तरीके से प्रभावित करने का काम सत्ताधारी दल के माध्यम से कर रहे हैं वो जनता सब देख रही है। ये केवल इसीलिए घबराए हैं जो हमारा नारा और जनता हमको समर्थन दे रही है उस नारे में। पीडीए में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, हमने आदि आबादी को प्रतिनिधित्व दिया है, हिस्सेदारी है दी है 9 सीटों में, ये उससे घबराए हुए। इनको तकलीफ हो गई है, आज पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है, हमारे में कोई लड़ाई नहीं है। जो 9 के 9 प्रत्याशी है वो कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, पूरे इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन कटने और बटने में तो भारतीय जनता पार्टी आपस में। अरे भाई, कटने बटने की बात नहीं है, पीडीए जो चला रखा है ना, इसको भी क्लियर कर दो। जैसे आपने देखा किसकी कितने हिस्सेदारी है, 9 सीटों में कितने पीडीए है, कहाँ पीडीए जिंदा रखा, एक बार परिवारवाद से अलग निकल कर। चलिए आखिरी वक्तव्य लेते सुनील त्रिपाठी, समय कम बचा है, थोड़ा विश्लेषण कर दिए। जिस तरह से लगातार जो है पार्टियां आरोप लगा रही हैं, क्या इस पर जो है क्या कहेंगे यूपी की राजनीति पे? देखिए नवीन जी की अब जनता भी होशियार है, और जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी साथ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, यादव भी साथ है। मैं तो सबके साथ उठता बैठता हूं, सबसे चर्चा करता हूं, सबका मन का आकलन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार देखिए, लोकसभा की बात मैं फिर कहता हूं, लोकसभा चुनाव अलग है, ये उप सीटों का चुनाव अलग है, 27 का चुनाव अलग है। जनता प्रधानमंत्री रूप में किसको देखना चाहती है, मुख्यमंत्री रूप में किसको देखना चाहती है, ये दोनों बड़ा अंतर होता है। और उपचुनाव में ज्यादातर मैं व्यक्तिगत अनुभव रखता हूं कि जो सत्ता पक्ष में होता है उसकी ज्यादातर लोग अनुभव होते हैं, भाई इसके साथ रहेंगे हम, विधायक हमारा जीत जाएगा तो सत्ता पक्ष हमारा कोई काम करेगा। तो लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मैंने बस एक सेकंड समय लूंगा आपसे कि अभी परिवारवाद सवाल का जवाब दे दीजिए। आदरणीय विनम्र हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, हम लोग अपना परिवार नहीं, सारे संसार परिवार अपना मानते हैं, और सारे संसार के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो हर जाति हर धर्म के लोगों के कल्याण की बात करता है। तो ये नहीं है धीरे धीरे आप भाजपा का समर्थन में आए। अरे ये मेरे वेदों में लिखा हुआ है, जैसे आपकी आयतें हैं, आपको नहीं आती हूँ मैं सुना दूं आयतें। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। आप बोल रहे हैं, आप कहिए मैं आया सुनाऊं, मुझे किसी चीज के गिलाफ नहीं है, मैं सब धर्म का सम्मान करता हूँ, सारे धर्म के लोग मेरे साथ रहते हैं, ठीक है, सबको प्यार देता हूँ। सबसे ज्यादा साधु संतों की आश्रमों के अंदर हत्या हुई है, सबसे ज्यादा। आपको सबसे ज्यादा तो सनातन धर्म के बुराइयां दिखाई पड़ती है। समय खत्म हो चुका है। जिस तरह से भारतीय राजनीति में बयानों का दौर है, और कोई किसी नफरती बयान की ओर इशारा करता है तो कोई बटने कटने की बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।